तो आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पे। आज हम काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और हम इसी के साथ साथ कक्षा 10वीं का विषय गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। पहले द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम कुछ समीकरण, व्यंजक और सर्वसमीका में बेसिक डिफरेंस क्या है उनके बारे में जानते हैं। हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को भी देखते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका क्या होता है। बच्चे समीकरण को ही सर्वसमीका समझते हैं और सर्वसमीका को ही समीकरण समझते हैं। देखिए इनमें कहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं और जो बेसिक डिफरेंस है उसे जानने का कोशिश कीजिएगा। आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपका कन्फ्यूजन आज के बाद दूर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन में हम दो तरह के सिंबल यूज करते हैं। दो तरह के सिंबल कौन कौन से हैं? तो एक चर है और दूसरा क्या होता है? अचर होता है। चर को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेरिएबल और अचर को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का अंग्रेजी अगर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमको स्पष्टता समझ आ जाता है। देखिए इसका अंग्रेजी पढ़ना कैसे है आपको, आप थोड़ा पीछे से इसे पढ़ें। पीछे से कैसे पढ़ेंगे? तो लिखा हुआ है एबल टू वेरी। क्या है? एबल टू वेरी। इसका मतलब क्या? यानी कि वैसे कोई भी सिंबल जो वेरी के एबल हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। अब उसी तरह से अचर को अंग्रेजी में हम कहते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन का मतलब होता है नॉट, और इसको भी उसी तरह से हम पढ़ते हैं एबल टू वेरी, यानी कि नॉट एबल टू वेरी, यानी कि वैसे सिंबल जिनका वैल्यू नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल या अचर कहते हैं। अब देखिए चर और अचर जो हैं इनको जोड़ने का जो काम करता है वो फंडामेंटल ऑपरेशन करता है। फंडामेंटल ऑपरेशन चार हैं। कौन कौन सा? तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग आधारभूत संक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम चर और अचर को जोड़कर एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। जैसे x क्या है आपका? वेरिएबल है और 5 क्या है? नॉन वेरिएबल है। इनको एक बेसिक ऑपरेशन प्लस के द्वारा जोड़कर एक एक्सप्रेशन का रूप दे दिया गया x + 5। इसी तरह से यहाँ से भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को जोड़ा गया है किसके द्वारा? बेसिक ऑपरेशन के द्वारा। तो ये क्या बन गया आपका? एक्सप्रेशन बन गया। और एक बात एक्सप्रेशन के लिए ये है कि एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ वेरिएबल अब सीखें। अब थोड़ा हम जानते हैं इक्वेशन के पास। इक्वेशन में क्या होता है? जो ये आपके एक्सप्रेशन हैं इन्हीं को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है किसी वैल्यू के द्वारा, तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन। जैसे पहले x + 5 आप देख रहे थे कि x + 5 क्या था? एक्सप्रेशन था, लेकिन इस x + 5 के वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया = का साइन देकर 9 के द्वारा। यानी कि x + 5 का वैल्यू जो होगा 9 होगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है अब ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि इसका वैल्यू 9 के बराबर होगा। तो अब ये जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है अब ये इक्वेशन कहलाएगा। आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में मेनली डिफरेंस समझने के लिए इतना बात याद रखिएगा कि एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं दिया रहेगा और इक्वेशन में इक्वल का साइन दिया रहेगा। एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं रहेगा और इक्वेशन में इक्वल का साइन बराबर का चिन्ह दिया गया रहेगा। तो जहाँ बराबर का चिन्ह दिया रहेगा उसे इक्वेशन समझिएगा और जहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दिया रहेगा वहाँ पे क्या समझिएगा? एक्सप्रेशन समझिएगा कि वो व्यंजक है। अब देखिए इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात जानते हैं। इक्वेशंस जो भी हैं इनमें चर का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करने जाते हैं तो इक्वेशन से जो चर का वैल्यू निकल के आता है वो किसी खास चर का मान देता है। वो चर का एक खास मान देता है और हम इसके द्वारा जैसे इसी x का वैल्यू निकालें तो x = 9 को 9 उतार दें, ये प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5। x = कितना? 4। अब x का ये जो वैल्यू आया है स्पेशल वैल्यू x का आया 4। तो इस 4 को इस इक्वेशन में अगर हम इसको सेटिस्फाई कराएं तो इसका LHS इसके RHS को सेटिस्फाई करेगा और यह x का एक स्पेशल वैल्यू होगा।
अब इस x = 4 के अलावा आप कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिर्फ ये x का यानी कि चर का किसी स्पेशल वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों एक जैसे लिखे गए होते हैं, लेकिन इनके कुछ डिफरेंस होते हैं। इक्वेशन और आइडेंटिटी देखने में तो लगते हैं कि दोनों एक ही तरह हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप जान चुके हैं कि इक्वेशंस का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है, और इसका जो इक्वेशन है वो सिर्फ किसी स्पेशल वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। लेकिन आइडेंटिटी क्या है, दिखता तो है इक्वेशन की तरह, लेकिन ये किसी स्पेशल वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। ये दुनिया का हर एक वैल्यू इसमें आप पुट कीजिए, हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। यानी कि वैसा इक्वेशन जो लगभग हर एक वैल्यू, दुनिया के हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करने लगे तो उस इक्वेशंस को हम आइडेंटिटी कहने लगते हैं। जैसे देखें a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। यह एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसमें a और b का आप हजारों वैल्यू ले सकते हैं और इसके LHS को, इसका RHS हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करने लगेगा। तो था तो पहले दिख रहा था इक्वेशन ही, लेकिन ये किसी स्पेशल वैल्यू को इंडिकेट न करके सभी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए इस इक्वेशंस को अब आइडेंटिटी कहने लगेंगे, और ये अलजेब्रा से रिलेटेड है, इसीलिए इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। अब जैसे हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप लोग अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो इसमें एक फार्मूला पढ़े होंगे sin² थीटा + cos² थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग सीधे इसे याद कर लेते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। लेकिन आज समझिए कि sin² थीटा + cos² थीटा = दिखने में तो लग रहा है कि इक्वेशन है, लेकिन वास्तव में है आइडेंटिटी। देखिए कैसे, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा, थीटा का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, थीटा का आप कोई भी वैल्यू लीजिए, sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिएगा तो भी वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। sin² 60 डिग्री, थीटा की जगह पर 60 रख लीजिए, थीटा की जगह पर 60 रख लीजिए आप, तो भी इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि sin² थीटा + cos² थीटा, इसमें जो वेरिएबल थीटा है वो थीटा का हर एक मान, कोई भी मान आप रख लीजिए, उसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए अब ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। अब बच्चों हमको आशा है कि आप एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी में भली भांति डिफरेंस जो है उसे समझ गए होंगे। एक बार और बताना चाहते हैं कि एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं दिया गया रहता है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में इक्वल का साइन दिया गया रहता है, लेकिन इक्वेशन सिर्फ एक स्पेशल वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, जबकि आइडेंटिटी मतलब जितना भी वैल्यू दीजिए उसे, वो सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करने लगे तो वही इक्वेशन क्या कहने लगता है, आइडेंटिटी कहने लगता है। बच्चों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और उसके क्या प्रॉपर्टी है उनके बारे में सीखेंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप कहिए, बहुत लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c = 0 होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। और इसके साथ साथ एक कंडीशन दिया जाता है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a, b और c, a, b और c ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल्स नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 दिया गया। यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं, बच्चे जो बड़े जिज्ञासु किस्म के होते हैं वे सोचते हैं कि आखिर कोई कह रहा है कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है, आखिर हम a का वैल्यू 0 कर देंगे तो ऐसा कौन सा प्रलय आ जाएगा कि हर जगह लिखा गया रहता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब बताया जा रहा है कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है,
लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ए का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा। देखते हैं बच्चों कि ए का वैल्यू 0 कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ए का वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हुआ 0 हो जाएगा प्लस बी एक्स अब प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये आपका जो नया इक्वेशन आएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। जैसे ही आप ए का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो एक नया इक्वेशन आता है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप चर जो है, चर कौन सा है इसमें, x है, और चर आपका x है तो x का आप घात पता करेंगे। x का आप क्या पता करें, घात पता करेंगे। तो x का जो महत्तम घात है, मैक्सिमम पावर है, वो इसमें है 1। और जिस समीकरण में चर का घात यानी कि अधिकतम घात 1 होता है वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। इसी कारण से जैसे ही ए का वैल्यू आप 0 लीजिएगा तो ये जो समीकरण है ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसीलिए हर बार एक कंडीशन लिखा जाता है कि द्विघात समीकरण किसके फॉर्म में पाया जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ हमेशा कहा जाता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसे आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे। बच्चों अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने सीख भी लिया था कि ए का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अब हम सीखते हैं कि आखिर ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और पहले यहाँ पे आपको समझाते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक समझते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में जो अंक होगा उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, ए है, यानी कि ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स का गुना के रूप में कौन सा अंक है, तो बी है, यानी कि एक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो बी क्या कहलाएगा, एक्स का गुणांक कहलाएगा। और अचर पद जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी कि चर नहीं है, यानी कि सी के साथ कोई भी चर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, अचर पद। अब इसका इसी के कंपैरिजन से कुछ द्विघात समीकरण में हम ए का, बी का और सी का मान निकालना सीखेंगे। चलिए बच्चों हम कंपैरिजन करते हैं। तो पहला इक्वेशन देखें तो इसका कंपैरिजन कर सकते हैं ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपैरिजन करें। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे ए है। आपके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। फिर यहाँ पे देखेंगे एक्स का गुणांक इसमें क्या है, बी है। आपके इक्वेशन में एक्स का गुणांक क्या है, 9 है, यानी कि बी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9। फिर आप बिना चर वाला टर्म जो है वो अचर पद कहलाता है। तो बिना चर वाला टर्म क्या है, आपके पास सी है और आपके इक्वेशन में क्या है, तो 12 है, यानी कि सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। आशा है कि आप ए बी सी का वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। अब इन जो इक्वेशन और लिखा गया है आपको, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें ए बी और सी का वैल्यू निकालिए और कमेंट कीजिए कि मेरा ए का वैल्यू इतना आया, बी का वैल्यू इतना आया, सी का वैल्यू इतना आया। चलिए हम निकालते हैं, फिर वही कंपैरिजन करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, ए, तो ए का वैल्यू निकालना है। आप अपने इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुना में है, तो आपको दिखाई देगा कोई अंक गुना में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अदृश्य नंबर यानी कि 1 से किसी भी नंबर में संख्या में गुना कीजिए ना तो 1 ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे छिपा हुआ कौन सा नंबर है, 1 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बी का कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो बी। और यहाँ पे एक्स का गुणांक, आपके इक्वेशन में एक्स का गुणांक क्या है, -7, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7। फिर
अचर पद जो है वो c कहलाता है, और c के लिए आपके इक्वेशन में वैल्यू क्या है -15, यानी कि a बराबर -1, b बराबर -7, c बराबर -15। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका जवाब सही था या गलत था। फिर अगले इक्वेशंस को देखते हैं। इस इक्वेशन को भी हम पहले वाले जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसी से कंपेयर करेंगे। अगर इससे कंपेयर करें तो लिखेंगे हम ax² + bx + c। अगर इससे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं इसमें x² वाला टर्म है, x वाला भी टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इस इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² - 9x + 0 = 0। अब यहाँ से देख सकते हैं a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -9, और कांस्टेंट टर्म यानी कि c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। आइए बच्चों, अब अगले इक्वेशंस को हम देखते हैं कि इसमें a, b, c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लिखना सीख जाएं। तो इसे कैसे लिखेंगे, x² प्लस, इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं 0 × x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 0 × x से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x का टर्म जो कोफिशिएंट है वो 0 है, -7 = 0। अब हम यहाँ से कंपैरिजन करके a, b, c का वैल्यू निकाल सकते हैं। a = इसका गुणांक यानी कि 1, b = 0 और c = -7। आशा है बच्चों आप a, b और c का वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। अब इसके अगले क्लास में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं और उन्हें कैसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे।